अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय सेकंड वीडियो। आज हम डिस्कस करेंगे जो आज का टॉपिक है वो है डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिसेस। तो फर्स्ट हम डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2 डिस्कस करेंगे, यानी जो हमारे पास मैट्रिसेस की 2 रोज और 2 कॉलम्स हो, हम लोग पहले उनका डिटर्मिनेंट डिस्कस करेंगे। अब आप लोग, मैंने एक एग्जांपल ली है। फॉर एग्जांपल मैंने एक मैट्रिक्स ए लिया है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये मैट्रिक्स ए है। और ए मैंने क्या कंसीडर किया है, इसके एलिमेंट्स किए हैं 2, 5, -3 और 2। आप लोग देख सकते हैं कि जो मैट्रिक्स ए है उसकी 2 रोज हैं। ये देखिए, ये पहली रो और ये मेरे पास बनती है दूसरी रो। इसी तरह ये पहला कॉलम और सिमिलरली ये मेरे पास है दूसरा कॉलम। और एक मैट्रिक्स है हमारे पास 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का, इसकी 2 रोज है और 2 कॉलम्स है इस मैट्रिक्स के। अच्छा, अब इसके बाद अब हमारे पास इसका कंप्यूट हम लोग कैसे करेंगे, उससे पहले हम इसकी नोटेशन की बात कर लेते हैं कि अब डिटर्मिनेंट की जो नोटेशन है उसको हम लोग कैसे लिखते हैं। अब आप लोग ने ना ये नोटेशन कंसीडर करनी है, तो मैं कट कर देती हूँ यहाँ से। वी कैन कंप्यूट डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए डिनोटेड बाय, हम लोग जो मैट्रिक्स का है वो हम लोग बेसिकली इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। डिटर्मिनेंट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय प्लेसिंग वर्टिकल लाइंस अराउंड मैट्रिक्स नेम, यानी कि हमारे पास मैट्रिक्स नेम है, उसके अराउंड हम वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट करते हैं। वो एक तरह से इसको डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट क्या रिप्रेजेंट करता है। अब जैसे कि मैंने ये मैट्रिक्स ए लिया था यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे वर्टिकल लाइंस मैंने ए के लगा दी है। इस तरह मैंने अराउंड इसके जो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट लगी हुई थी, उसको खत्म करके यहाँ पे वर्टिकल लाइंस लगा दी हैं। उसके बाद हम कैसे कंप्यूट करते हैं, अब ये देखें, ये हमारे पास प्रिंसिपल डायगोनल है, यानी इसको मेन डायगोनल भी कहते हैं। और दूसरा ये देखें, ये -3 और 5 ये सेकेंडरी डायगोनल है एक मैट्रिक्स का। हम लोग क्या करते हैं, जो प्रिंसिपल डायगोनल यानी हमारा मेन डायगोनल की एंट्रीज है उनको मल्टीप्लाई करते हैं। सिमिलरली हम उसके बाद दूसरा जो सेकेंडरी डायगोनल है उसके एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं और दरमियान में हम लोग माइनस कर देते हैं। यानी कि अब देखें जरा, मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया, माइनस करना है आपने सेकेंडरी डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करके। अब ये देखें, 2 मल्टीप्लाई हो गया 2 के साथ, ये आ गया 4। सिमिलरली माइनस हमने बीच में प्लेस किया है। अब -3 और 5 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 5 -3 के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास -15 बनता है, क्योंकि हमारे पास बाहर भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो +15 हो गया। यहाँ से 4 + 15, तो हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए का आंसर आ गया 19। इसी तरह आप कोई भी 2 by 2 मैट्रिक्स जो है वो ऑर्डर का मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट इजीली निकाल सकते हैं। अब हम एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं। इफ ए हमारे पास मैट्रिक्स है 2 -1 4 3 और बी हमारे पास मैट्रिक्स है जिसकी एंट्रीज है 1 4 2 एंड 8। अब आप लोग जरा खुद प्रैक्टिस करें इसकी कि क्या इसका हमारे पास जो ए है उसका डिटर्मिनेंट क्या निकलेगा और सिमिलरली जो बी है उसका डिटर्मिनेंट क्या निकलेगा। आप लोग अपने पास पेंसिल रखें और साथ पेज रखें और इसको जरा कंप्यूट करके देखें। तो अब आप लोग को मैंने एक एग्जाम्पल ऊपर दिया, आप इजीली इसको कंप्यूट कर सकते हैं। आप लोग 1 मिनट लेना चाहें तो आप लोग करें, उसके बाद मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ। चले मैं इसको आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ कि हम लोग इसका कैसे निकालते हैं। अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने मैट्रिक्स ए है, उसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो मैंने इसकी डिटर्मिनेंट की नोटेशन लगाई है। इसी तरह मैंने इसका स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे खत्म करके यहाँ पे वर्टिकल लाइंस लगा दी हैं। और यहाँ पे मैंने क्या किया है, उसके बाद में जो एंट्रीज है वो एज इट इज लिख दी है। सिमिलरली जो बी है उसको भी मैंने इस नोटेशन में लिखा है, डिटर्मिनेंट नोटेशन में। और सिमिलरली मैंने उसकी एंट्रीज भी हैं जो स्क्वायर ब्रैकेट खत्म करके ये वर्टिकल लाइंस लगा दी। अब हम वही काम करेंगे जो मैंने आपको बताया था कि मेन डायगोनल की एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस कर देंगे सेकेंडरी डायगोनल की एंट्रीज उसमें से। ठीक है, अब मेन डायगोनल में हमारे पास 2 और 3 लिखा हुआ है। 2 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, -4 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ। 2 3 के साथ मल्टीप्लाई हो गया 6 आंसर आ गया। और इसी तरह 4 मल्टीप्लाई हुआ -1 के साथ, तो हमारे पास -4 बनता है। सॉरी, यहाँ पे मेरे पास माइनस माइनस ये बीच में प्लस हो जाना था, तो यहाँ पे मिस्टेक हो गई, मैं यहाँ पे करेक्ट कर देती हूँ। ये देखें 6 + 4, तो ये मेरे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए मेरे पास बन जाता है 10। ठीक है, सिमिलरली अब हम बी को देखते हैं कि बी जो मैट्रिक्स है उसका क्या बनता है हमारे पास। अब जो मैट्रिक्स बी है, अब देखिए उसके मेन डायगोनल पे हमारे पास एंट्रीज हैं 1 एंड 8। सिमिलरली हमारे पास जो सेकेंडरी डायगोनल है उसकी एंट्रीज हैं 2 एंड 4। तो हमारे पास हमें पता है कि मेन डायगोनल की एंट्रीज मल्टीप्लाई करके हमने माइनस उसमें से करना है सेकेंडरी डायगोनल की एंट्रीज का प्रोडक्ट को। तो हमने 1 को मल्टीप्लाई किया 8 के साथ और सिमिलरली माइनस एज इट इज हमने बीच में प्लेस किया। उसके बाद हम 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 8 से मल्टीप्लाई हुआ तो 8 आ गया और 4 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो वो भी हमारे पास 8 बन गया। ये 1 लिखा हुआ है मैंने, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट पे ये 1 है।
अब 8 माइनस 8, आप लोग देखिए 8 में से 8 हमारे पास माइनस हो गया, तो हमारे पास डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आ गया, 0। तो हमारे पास मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट आया 10। सिमिलरली हमारे पास मैट्रिक्स बी का जो डिटर्मिनेंट है उसका आंसर आ गया 0। सिमिलरली आप कोई भी 2x2 मैट्रिक्स है आप उसका इजीली डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं, बस आपने यही मेथड उसका फॉलो करना है। अब हमारे पास एक नोट है कि हम अगर हमने 2x2 मैट्रिक्स का तो देख लिया, अगर आपसे कोई पूछे कि 1x1 मैट्रिक्स यानी एक हमारे पास मैट्रिक्स है जिसकी एक ही रो है और हमारे पास एक ही कॉलम है, तो हम लोग क्या निकालेंगे, इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे। हमें 2x2 का तो पता चल गया, जिसके दो ही रोज हो और जिसके दो ही कॉलम्स हो उसका डिटरमिनेंट हम कैसे निकालते हैं। अब हमारे पास कोई भी डिटरमिनेंट है एक मैट्रिक्स का 1x1 का, हम इसको कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो डिटर्मिनेंट है 1x1 मैट्रिक्स का इज सिंपली द वैल्यू ऑफ वन एलिमेंट कंटेन्ड इन इट। अब आप लोग देख सकते हैं एक मैट्रिक्स है कोई सा भी, आप लोग इमेजिन करें एक मैट्रिक्स है जिसकी एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो जाहिर सी बात है उसके अंदर एक ही एलिमेंट होगा ना। और वैसे भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये बताया था कि किसी भी एलिमेंट के अगर हमने मैट्रिक्स के अगर हमने देख रहे हो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो उसकी जितनी नंबर ऑफ रोज होती हैं और जितने नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आप लोग इसके नंबर ऑफ रोज आप लोग देखिए 1 है और उसकी नंबर ऑफ कॉलम्स भी हमारे पास 1 है, और 1 और 1 को मल्टीप्लाई करें तो हमें पता चलता है कि उसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इसके अंदर 1 है। और मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देती हूँ, इसकी एक एग्जांपल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग ए देखें, ए की मैट्रिक्स लिया, ये देखो मैं ये 1x1 ऑर्डर का लेती हूँ। अब मैंने ले लिया, देखो इसकी एक ही रो है और एक ही कॉलम है, ये 2 है वो फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम है, यानी जो हमारे पास 2 है वो बेसिकली A11 है। A11 की वैल्यू हमारे पास 2 है, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स ए जो है इसका जो है वो डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तो मैट्रिक्स ए की मैंने डिटर्मिनेंट की नोटेशन लिखी, सिमिलरली मैंने 2 को भी डिटर्मिनेंट में लिख दिया। तो हमारे पास इसमें हमारे पास सिंपली यही होगा कि जो एलिमेंट हमारे पास कंटेन करता है मैट्रिक्स के अंदर वही उसका डिटर्मिनेंट होगा, तो यही हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो आपने बस ये चीज याद रखनी है कि जब भी हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स होगा 1x1 ऑर्डर का, तो उसकी जो डिटर्मिनेंट होगा उसकी सिंपली होगी वैल्यू जो कि वही एलिमेंट जो कि कंटेन करता है जो मैट्रिक्स कंटेन कर रहा है, ठीक है। अब हमने 2x2 मैट्रिक्स की बात कर ली, 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की, सिमिलरली 1x1 ऑर्डर के मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की। अब हम लोग नेक्स्ट आगे चलते हैं कि हमारे पास अब 2x2 से ज्यादा हायर ऑर्डर का मैट्रिक्स आ जाए, 3x3 का आ जाए, 4x4 का आ जाए, 5x5 का, तो हम लोग उसका कैसे निकालेंगे। अब उसमें हमारे पास थोड़ा प्रोसीजर चेंज होगा, तो हम उसकी तरफ जो है ना वो बढ़ते हैं, उसको देखते हैं कि हम लोग उसका क्या करेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर एन ग्रेटर देन 2 सॉरी, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 2 यानी कि हमारे पास जिसका ऑर्डर 2 से ग्रेटर होगा। अब हम मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर एन की बात कर रहे हैं, हम उन मैट्रिसेस की बात कर रहे हैं जिनके नंबर ऑफ रोज और कॉलम इक्वल होते हैं, यानी हम एन क्रॉस एन मैट्रिसेस की बात कर रहे हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे ऑर्डर एन लिखा हुआ है, आप लोग इस चीज से कंफ्यूज ना हो जाइएगा कि मैंने एम क्रॉस एन क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इसमें रोज और कॉलम्स इक्वल है। जिस मैट्रिक्स में रोज और कॉलम इक्वल होती है उनको एक स्पेसिफिक हम लोग टर्म देते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स का। हम इन टाइप्स को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो भी हमारे पास टाइप्स है मैट्रिक्स की। अब यहाँ पे आप लोग मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ उन मैट्रिक्स को जिनका ऑर्डर ग्रेटर है 2 से, यानी कि 3x3 मैट्रिक्स का, 4x4 मैट्रिक्स का, इससे ग्रेटर 5x5 का हम लोग कैसे डिटर्मिनेंट निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब मैंने एक बी मैट्रिक्स लिखा, आप लोग देख सकते हैं इस बी की 3 रोज है और इसके 3 कॉलम्स हैं, ठीक है। और मैट्रिक्स भी अब मैं इसका डिटर्मिनेंट कंप्यूट करना चाह रही हूँ और मैंने इसको नोटेशन में डिटर्मिनेंट नोटेशन में मैंने इसको लिख दिया, ठीक है। मैंने इसको डिटर्मिनेंट नोटेशन में लिख दी है। अब इसका डिटर्मिनेंट अब 3x3 4x4 और जितने भी हायर ऑर्डर है ग्रेटर देन 2 उसका मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट निकालने से पहले हमें उनका जो है ना माइनर डिस्कस करना पड़ेगा, माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स एंड कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। पहले हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि माइनर क्या होता है एक एलिमेंट का मैट्रिक्स, किसी भी एलिमेंट का मैट्रिक्स का, और कोफैक्टर क्या होता है किसी भी एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं इसको, पहले माइनर को डिस्कस करते हैं। लेट ए बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, मैं कोई भी ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स ए कंसीडर कर लेती हूँ। द माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे ऑफ ए इज डिनोटेड बाय, यानी कोई भी एलिमेंट है हमारे पास ए आई जे ए का, जो कि इसके माइनर को हम डिनोट करेंगे एम आई जे से, इज डिटर्मिनेंट formed by deleting ith row and jth column of A।
फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग देखें, ये एक मैट्रिक्स है, ये ऑर्डर 3 by 3 का है, मैंने इसकी एंट्रीज लिखी A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। माइनर ऑफ A12, अगर मैं इस एलिमेंट का माइनर कंसीडर करना चाह रही हूँ, माइनर बेसिकली एक डिटर्मिनेंट होता है जो कि फॉर्म्ड होता है डिलीटिंग ith रो एंड jth कॉलम। अब आप लोग देख सकते हैं इसका अगर आपने माइनर निकालना है A12 का, यानी आप फर्स्ट रो डिलीट करोगे और सेकंड कॉलम। अब ये देखिए A12 जिस रो के अंदर है वो हमारे पास रो डिलीट हो जाएगी। आप लोग इसको जो है ना ऐसे देखेंगे, ये वाली रो हम डिलीट कर देंगे और सिमिलरली A12 जिस कॉलम में है वो कॉलम डिलीट कर देंगे। बाकी जो हमारे पास एंट्रीज बची हैं A21 A23 A31 और A33, इसको हम एक मैट्रिक्स यानी कि एक बाकी जो है ना उसको हम लोग उसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे उन एंट्रीज का। A21 A23 A31 A33 को देखें हमने ये डिटर्मिनेंट की फॉर्म में हमने ये लिखा है, उसके बाद में हमने इसका डिटर्मिनेंट काउंट कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। इसी सिमिलरली A21 A33 के साथ मल्टीप्लाई होगा, हमें पता है कि मेन डायगोनल की एंट्रीज मल्टीप्लाई होती हैं, माइनस होता है उसके साथ फिर सेकेंडरी डायगोनल की एंट्रीज उसमें से माइनस होती हैं। अब आप लोगों ने जिस दिन आप किसी भी अब आपने एंट्री जो है ए की एंट्रीज है उसमें किसी का भी आपने निकालना है माइनर, तो आप उसकी वो वाली रो और कॉलम माइनस करेंगे जिसमें वो मौजूद हो। फॉर एग्जांपल अगर आप A13 है, मैं इसका माइनर कंसीडर निकालना चाह रही हूँ, A13 का माइनर लिखेंगे हम लोग A13, तो M13 हमारे पास माइनर है, इसकी वैल्यू क्या आएगी। अब आप लोग देखिए, मैं A13 जिस कॉलम में था मैंने वो माइनस कर दिया, A13 जिस रो में था मैंने वो चीज माइनस कर दी। पीछे जो हमारे पास एंट्रीज बची हैं उनको हम लोग ये इस तरह हम लोग वर्टिकल लाइन लगाकर वो एंट्रीज उस फॉर्म में लिखकर उसका हम लोग डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेंगे। जो हमारे पास एंट्रीज बचेंगी उनका हम लोग डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेंगे उसी पोजीशन में उसको लिखकर जिस पोजीशन में वो लिखी हुई, ठीक है। अब आप लोग देख सकते हैं इसका हमने निकालेंगे, हमें पता है A आ जाएगा 21 मल्टीप्लाई आएगा A32 के साथ, मेन डायगोनल की एंट्रीज माइनस आ गई सेकेंडरी डायगोनल की एंट्रीज A22 और A32 के साथ। सिमिलरली आप लोग मैं किसी एग्जांपल करवाती हूँ तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कह रही हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट हम चलते हैं। ये देखें कि मैंने अब अबव इन मैट्रिक्स बी, अब देखें अबव मैट्रिक्स बी आप लोग देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और मैं कंसीडर क्या करना चाह रही हूँ, मैं माइनर निकालना चाह रही हूँ इसके एलिमेंट 3 का। अब लोग देखते हैं हम लोग 3 का एलिमेंट, अब ये देखें आप 3 का हमने निकालना चाह रहे हैं माइनर, तो आपको पता है जो 3 जिस कॉलम में लिखा है वो कॉलम माइनस कर देंगे और 3 जिस रो में लिखा है हम लोग वो रो माइनस कर देंगे और बाकी एंट्रीज का जो है वो हम लोग डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेंगे। अब आप लोग देख सकते हैं बाकी एंट्रीज हमारे पास बची 4 5 7 और 8, तो हम लोग इसका क्या है डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। 4 5 7 8, अब आप लोग देखिए मैंने माइनर निकाला है 3 का और मेरे पास वो आपको लिख दिया मैंने, आप लोगों ने देख लिया कि हमने वो वाली रो माइनस कर ली थी जिसमें 3 मौजूद था और वो वाला कॉलम माइनस किया था और बाकी जो एंट्रीज बची थी उसका हमने डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लिया था। अब उसको हम जो माइनर है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं M13 से, क्योंकि जो 3 है वो जिस पोजीशन में लिखा हुआ है वो फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम में है, इसलिए मैंने इसका नाम M13 रखा है, ठीक है। माइनर को हमने रिप्रेजेंट किए M13 से। और 4 5 7 8 इसका मैंने डिटर्मिनेंट निकाला है, जैसे हम निकालते हैं प्रिंसिपल जो हमारे पास डायगोनल है उसकी एंट्रीज को प्रोडक्ट करके माइनस हमारे पास जो मेन डायगोनल है सेकेंडरी डायगोनल है उसकी एंट्रीज को उस मेन डायगोनल की प्रोडक्ट की एंट्रीज में से माइनस कर लेते हैं उसका प्रोडक्ट लेके, ठीक है। तो 8 4 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 32 आ गया, 5 7 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 35 आ गया, तो हमारे पास आंसर आया -3। सिमिलरली अगर आप माइनर निकालना चाहे 6 का, अगर आप लोग माइनर इस बी मैट्रिक्स आप देखें, अब ये जो बी मैट्रिक्स है आप कहें कि मैंने 6 इस एलिमेंट का माइनर निकालना है, ठीक है। अब जिस रो में वो होगा वो रो माइनस कर देनी है और जिस कॉलम में वो मैट्रिक्स होगा हमने वो कॉलम माइनस कर देना। पीछे जो हमारे पास एंट्रीज बच जाएंगी उनका जब ये देखें 1 2 7 और 8 इसी पोजीशन में इसको लिखना नहीं देंगे और इसका हम लोग डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेंगे, तो वो हमारे पास माइनर आ जाएगा 6 का, माइनर ऑफ 6। हमने माइनर ऑफ 6 निकाला है, 6 की पोजीशन बनती थी रो 2 में था और ये थर्ड कॉलम में था, इसलिए मैंने इसका माइनर का नाम रखा M23 M23। अब ये देखें ये मेरे पास किसके इक्वल आ गया है, अब मेरे पास 1 2 7 8 मैंने आपको ऊपर दिखा दिया था कि मेरे पास 1 2 7 8 कैसे आया है, इसका मैंने डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया और मेरे पास इसका माइनर आ गया, ठीक है। तो माइनर ऑफ 6 मेरे पास M23 इज इक्वल टू -6 इसका आंसर है, तो माइनर ऑफ 6 हमारे पास आ गया इसका आंसर -6। अब हमने माइनर डिस्कस कर लिया, अब आप किसी भी एलिमेंट का मैट्रिक्स के माइनर इजिली कंप्यूट कर सकते हैं बाय डिलीटिंग ith रो एंड jth कॉलम, यानी जिस पोजीशन में वो होगा
वो वाली आपने रो माइनस कर लेनी है और जिस कॉलम में वो मौजूद है वो वाला कॉलम माइनस कर लेना है और बाकी एंट्रीज को आपने क्या करना है, उनका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेना है, वो हमारे पास माइनर आ जाता है। आई होप सो इट इज क्लियर टू एवरीवन। जी, तो अब कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स हम लोग कैसे कंप्यूट करते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। द कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे ऑफ ए डिनोटेड बाय कैपिटल ए आई जे इज डिफाइंड एज, यानी कि हम कोई भी एलिमेंट है हमारे पास ए मैट्रिक्स ए का, उसका हम कोफैक्टर को डिनोट करेंगे उसी के कैपिटल लेटर से और आई जे हम लोग इंडेक्स लगाएंगे साथ, और उसको हम लोग इसकी डेफिनेशन हमने कुछ ऐसे लिखी है, ए आई जे इज इक्वल टू -1 रेज टू द पावर आई प्लस जे मल्टीप्लाई बाय द माइनर एम आई जे, यानी कि उसी एलिमेंट के माइनर के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। हमें पता है आई और जे किसको रिप्रेजेंट करता है, आई हमारे पास रोज का इंडेक्स है और जे हमारे पास कॉलम्स का इंडेक्स है। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स है ए आई जे विच इज इक्वल्स टू, हमने ए आई जे लिखा है, इसको लिखा है -1 आई प्लस जे आई। इसमें हमारे पास वो जो हमारे पास वो रो होगी, यानी जो एलिमेंट है हमारे पास किस रो में है और किस कॉलम में है, हम लोग आई और जे की वो वैल्यूज लिखेंगे। सिमिलरली उससे उसका कोरस्पॉन्डिंग हम लोग माइनर निकाल लेंगे और इस तरह हम लोग इस फॉर्मूला में डालने से हमारे पास उस एलिमेंट का कोफैक्टर आ जाए। अभी हम एग्जांपल करेंगे तो आप लोगों को ये ज्यादा क्लियर होगा कि हम लोग कोफैक्टर कैसे निकालते हैं किसी भी एलिमेंट का। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एक मैट्रिक्स बी लिया है, यहाँ पे बी इज इक्वल्स टू 1 2, इसकी एंट्रीज ली है मैंने रो वाइज देखे 1 2 3 है, दूसरी रो की एंट्रीज है 4 5 6, तीसरी रो की एंट्रीज है 7 8 9। आप लोग बी को देख सकते हैं, इसके 3 रोज हैं और इसके 3 कॉलम्स है। अब हम इसका कोफैक्टर निकालते हैं इसके एलिमेंट्स का। अब हम B12 अगर हम लोग जो B12 उसका जो हमारे पास 2 है वो हमारे पास स्मॉल B12 अगर हम लोग कंसीडर करें इसकी एंट्रीज, B11 अगर हम लोग कंसीडर करें, B11 हमारे पास उसकी वैल्यू 1 बनती है, B12 की वैल्यू हमारे पास 2 बनती है, यानी कि ये B12 रिप्रेजेंट ये कर रहा है ना कि हमारे पास वो जो एलिमेंट है फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में, आप लोग देख सकते हैं 2 फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में, इसलिए मैंने B12 को वैल्यू 2 दी है। सिमिलरली आप लोग B13 को देख सकते हैं, B13 की वैल्यू 1 है। सिमिलरली जो B उसके बाद 21 है उसकी वैल्यू है हमारे पास 4, B22 की वैल्यू हमारे पास 5 है, सो ऑन। इस तरह मैं आपको बता रही हूँ कि ये हमारे पास जो एंट्रीज हैं उसको हम लोग जनरल वे में हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एलिमेंट्स को। अब इन एलिमेंट्स का हमने कोफैक्टर निकाला है। कोफैक्टर को मैंने बताया था कि हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं उसी मैट्रिक्स के नेम के साथ। जिस तरह 20 मैट्रिक्स का नेम है, अगर मैंने इसका इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है तो मैं इसको लिखूंगी B12। 1 2 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि 2 की पोजीशन जो है ये फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में, इसलिए इसका जो है ना वो पोजीशन आई B12। अब B12 एक कोफैक्टर है, कोफैक्टर का हमारे पास जो फॉर्मूला था वो आप लोग देख सकते हैं, ऊपर मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, ये देखें -1 आई प्लस जे। अब ये देखें -1 लिखा, आई इसमें मेरे पास देखें आई की वैल्यू यहाँ पे 1 है और जे की वैल्यू मेरे पास 2 है, तो मैंने आई की जगह 1 लिखा है और जे की जगह मैंने 2 लिखा है और अब मैं इसको ऐड कर दूंगी। और सिमिलरली मैं कोफैक्टर निकालूंगी M12 के, आई मेरे पास 1 है और जे मेरे पास 2 है, तो मेरे पास कोफैक्टर बना M12 और ये मैं 2 जो है एलिमेंट उसका कोफैक्टर B12 कैलकुलेट कर रही हूँ। अब आपको पता है कि माइनर M12 हम लोग कैसे निकालते हैं। माइनर निकालने के लिए हमारे पास जो एलिमेंट लिखा होता है जिस रो में और जिस कॉलम है उसको माइनस कर देते हैं। यहाँ पे हम 2 का निकाल रहे हैं तो 2 का हम वो कॉलम माइनस कर देंगे और वो रो माइनस कर देंगे, पीछे जो एंट्रीज हमारे पास बच जाएंगी उनका हम लोग क्या निकालते हैं, उनका हम लोग डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं। तो अब देखें जरा, मैंने इसका जो है ना वो माइनर कैलकुलेट किया है, यानी इसका डिटर्मिनेंट निकाला है। 9 को 4 से मल्टीप्लाई किया है, 7 को 6 से किया है और यहाँ पे -1 की पावर 3 थी। अब आपको पता है कि हमारे पास कोई भी नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर की पावर अगर ओड हो तो हमारे पास नेगेटिव ही आंसर आता है। तो -1 की पावर 3 थी, ओड पावर है हमारे पास 3 है, तो मेरे पास इसलिए माइनस एज इट इज ही -1 एज इट इज ही रहा, ठीक है, नेगेटिव बाहर आ जाता है, ठीक है। इसी तरह अब यहाँ से हमने माइनर निकाला है, माइनर इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर रहे हैं। 4 को 9 से मल्टीप्लाई किया है, सिमिलरली सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स को प्रोडक्ट किया और फर्स्ट जो मेरे पास मेन डायगोनल है उसके एंट्रीज को उसके प्रोडक्ट में से हमने इसको माइनस किया, यानी आपको मैंने इसका मेथड बता दिया कि हम लोग माइनर कैसे डिस्कस करते हैं, निकालते हैं, इसको कैसे कंप्यूट करते हैं। अब ये देखें जरा, मैंने इसको डिटर्मिनेंट इसका कैलकुलेट किया तो मेरे पास आंसर आ गया -6। अब बाहर मेरे पास -1 पड़ा हुआ था, -1 मल्टीप्लाई हो रहा है -6 के साथ, दो नेगेटिव जो एंट्री जो नेगेटिव वैल्यूज हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो मेरे पास क्या हो देंगे एक पॉजिटिव आंसर, इसलिए ये 6 आ गया। सिमिलरली अगर आप लोग B31 निकालना चाह रहे हो, 31 आप लोग देखिए किधर बनता है, ये मेरे पास जो है ना 7, इसकी पोजीशन है स्मॉल B31, ठीक है।
अब यानी इसका हमने कोफैक्टर निकालना है, इस 7 का कोफैक्टर निकालना है। कोफैक्टर निकालने के लिए हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, -1, 3 मैंने लिख दिया आई की जगह, जे की जगह मैंने लिखा है 1 क्योंकि आई की वैल्यू 3 है और जे की वैल्यू 1 है, और हमारे पास M3 1 क्योंकि माइनर भी उसी के कोरस्पोंडिंग हम लोग निकालते हैं। अब माइनर है, मुझे पता है कि मैंने 7 का निकाल रही हूँ, तो मैं क्या करूंगी, 7 को ये मैं रो डिलीट कर दूंगी और ये मैं कॉलम डिलीट कर दूंगी 7 जिसमें है, और पीछे जो मेरे पास एंट्रीज बची हैं उनका मेरे पास डिटर्मिनेंट आ जाता है जो कि हमारा माइनर कहलाता है। 2 3 5 6 का मैंने डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया है, ये देखें। अब -1 की पावर 4 थी, 4 एक इवन नंबर है, अब नेगेटिव नंबर की इवन पावर हो तो हमारे पास आंसर पॉजिटिव आता है। सो सिमिलरली 1 की पावर 4 माइनस तो हमारे पास पॉजिटिव हो गया, 1 की पावर 4 भी हमारे पास 1 ही आती है, तो हमारे पास -1 की पावर 4 का आंसर 1 आ गया। यहाँ से हमने डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया, उसका आंसर -3 आ गया, 1 -3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ है तो आंसर -3 आ गया। ठीक है, सिमिलरली आप हर एलिमेंट का 1 का 2 का 3 का सबका कोफैक्टर आप लोग इजीली कंप्यूट कर सकते हैं इसी मेथड से। सिमिलरली आप B11 B12 B13 B21 22 23 31 32 33 ये सारे आप लोग कंप्यूट कर सकते हैं। इसमें से मैंने सिर्फ ये 2 कंप्यूट किए हैं, B12 कंप्यूट किया है और मैंने B31 कंप्यूट किया है। अब हम लोग ये पढ़ क्यों रहे हैं, हम लोग माइनर और कोफैक्टर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग डिटर्मिनेंट निकालना चाहते हैं। डिटर्मिनेंट हम निकालना चाहते हैं हायर ऑर्डर का, यानी जिनका 2 से ग्रेटर है ऑर्डर, जिन मैट्रिसेस का, जो मैट्रिसेस 3x3 ऑर्डर के हैं, 4x4 ऑर्डर के हैं, उनके मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट को कंप्यूट करने के लिए हमें जो है ना वो माइनर और कोफैक्टर को डिस्कस करना पड़ा। अब हम लोग चलते हैं इसके डिटर्मिनेंट के, कि हम लोग डिटर्मिनेंट एक्सपेंशन कैसे करेंगे। अब हम डिटर्मिनेंट एक्सपेंशन करेंगे, यानी डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे किसी भी मैट्रिक्स का बाय मेथड ऑफ कोफैक्टर्स। अब हमने कोफैक्टर्स माइनस डिस्कस किए, अब हम लोग उसी को जो है ना उसी को यूज करके हम लोग डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे। अब सबसे पहला जो हमारा स्टेप है वो ये है कि सिलेक्ट एनी रो और कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स। अब आपने कोई भी मैट्रिक्स है उसका आपने डिटर्मिनेंट निकालना है। सबसे पहले आपने अपनी पसंद से आप कोई सी भी रो या कोई सा भी कॉलम सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई एक चीज सिलेक्ट करनी है, या आप कोई रो सिलेक्ट कर लें या आप कोई कॉलम जो है ना वो सिलेक्ट कर लें। ठीक है, कोई एक चीज एट अ टाइम आप लोग सिलेक्ट करेंगे जिससे आप लोग डिटर्मिनेंट निकालना चाह रहे हैं। उसके बाद क्या करना है, हमारे पास सेकंड स्टेप है कि मल्टीप्लाई ईच एलिमेंट इन दैट रो और कॉलम, यानी अगर आपने कोई रो सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है, उसके हर एलिमेंट को आपने मल्टीप्लाई करना है बाय इट्स कोरस्पोंडिंग कोफैक्टर। यानी अब देखिए आपने एक रो सिलेक्ट कर ली, सपोज करें आपने रो 1 सिलेक्ट कर ली है। अब आपने रो 1 के जो है वो जो भी हमारे पास एलिमेंट्स लिखे होंगे रो 1 में, आपने उनके कोफैक्टर्स पहले कंप्यूट करने हैं, फिर उनके कोफैक्टर्स के साथ उन एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है, और बाद में आपने क्या करना है, एंड सम दीज प्रोडक्ट्स टू यील्ड द डिटरमिनेंट, और उनका प्रोडक्ट लेने के बाद उनको एड अप कर लेंगे तो हमारे पास उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आ जाएगा। सिमिलरली अगर आपने कॉलम सिलेक्ट किया है तो आप कॉलम के जो भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं उनके कोफैक्टर्स को आप लोग कंप्यूट करेंगे, फिर उन एलिमेंट्स को उनके कोरस्पोंडिंग कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और बाद में सबको सम कर लेंगे, तो आपके पास डिटरमिनेंट इस तरह भी कंप्यूट हो जाएगा। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल करते हैं, आपने कंफ्यूज नहीं होना, आप लोग एग्जांपल से इजीली जो है इस कंसेप्ट को समझ जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, जैसे कि ये मैट्रिक्स बी है। अब ये देखिए बी है, मैंने इसकी ना फर्स्ट रो मैंने इसकी फर्स्ट रो सिलेक्ट करती हूँ, तो मैंने इसकी फर्स्ट रो सिलेक्ट कर ली। फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हैं 1 2 एंड 3। अब मैंने इसकी फर्स्ट रो सिलेक्ट की है, मुझे पता है कि 1 जो है वो असल में उसकी पोजीशन है B11 में, हमारे पास जनरल उसको एलिमेंट को ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं, B11 इज इक्वल टू 1 है, B12 इज इक्वल टू 2 है, B13 इज इक्वल टू 3 है। मैंने रो फर्स्ट सिलेक्ट की है, ये देखें जरा, मेरा फर्स्ट स्टेप था कि सिलेक्ट यानी रो और कॉलम। आप लोग कॉलम भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई सी भी रो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मैंने फर्स्ट रो सिलेक्ट की है। ठीक है, अब मैंने लिखा हुआ है लेट्स सिलेक्ट रो 1 ऑफ मैट्रिक्स बी। मैंने ये वाली रो जो है वो सिलेक्ट कर ली है। उसके बाद देखते हैं, अब मैंने रो फर्स्ट सिलेक्ट कर लिया, हमारे पास सेकंड स्टेप क्या है, मल्टीप्लाई ईच एलिमेंट इन दैट रो और कॉलम बाय इट्स कोरस्पोंडिंग कोफैक्टर। अब मुझे 1 2 एंड 3 का जो है कोफैक्टर कंप्यूट करना पड़ेगा। अब 1 2 और 3 का मैं पहले कोफैक्टर कंप्यूट करूंगी, फिर 1 को उसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करूंगी, 2 को उसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करूंगी और 3 को उसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करूंगी और बाद में सबको सम कर लूँ। अब आप लोग देखिएगा जरा, फर्स्ट रो पहले मैंने सिलेक्ट की, अब मैं इनके कोफैक्टर्स कंप्यूट कर रही। अब मुझे चाहिए कोफैक्टर ऑफ 1, कोफैक्टर ऑफ 2 एंड सिमिलरली मुझे चाहिए कोफैक्टर ऑफ 3। अब कोफैक्टर ऑफ आप लोग 1 देखें जरा, 1 कोफैक्टर है, ये मेरे पास आ गया -1, उसकी पावर आ गई 1 + 1, क्योंकि मुझे पता है 1 की पोजीशन जो है वो हमारे पास 1 1 होते हैं, उसमें I 1 होता है और J 1 होता है। ठीक है, 1 जहाँ पे पड़ा हुआ है आप लोग मैट्रिक्स बी को देख सकते हैं, ये देखिए मैट्रिक्स बी में 1 है, उसकी पोजीशन है B11, I 1 है और J
1 है, ठीक है। मैंने इसलिए -1 आई की जगह मैंने 1 लिखा है और जे की जगह भी 1, और माइनर मेरे पास आएगा इसका भी 1 1, ठीक है, ये है -1। अब आप लोग देखिए माइनर आप लोग कंप्यूट कर सकते हैं। माइनर हम लोग कैसे कंप्यूट कर सकते हैं, जिस कॉलम में है वो माइनस करना है और जिस रो में है 1 वो माइनस कर दी रो। पीछे जो एंट्रीज बची हैं उसका डिटरमिनेंट है, उसका डिटरमिनेंट ही हमारे पास माइनर कहलाता है, 5 6 8 9। तो आप लोग देखिए मैंने लिखा हुआ है 5 6 और 8 और 9, इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर लेंगे। अब 5 मल्टीप्लाई होगा हमारे पास 9 के साथ, 6 मल्टीप्लाई होगा हमारे पास 8 के साथ, और बीच में यहाँ पे माइनस होगा। ये हमारे पास -1 का स्केयर था। अब आप लोग इधर देखें -1 का स्केयर था, तो अब ये देखिए 1 + 1 होके यहाँ पे हमारे पास 2 आ गया है। 1 + 1 होके हमारे पास ये 2 बन गया। -1 का जब स्केयर करेंगे नेगेटिव टर्म में, मैंने बताया था नेगेटिव के ऊपर अगर हमारे पास इवन पावर्स हो तो नेगेटिव हमारे पास खत्म हो जाता है, ठीक है। और 1 का स्केयर हमारे पास 1 ही है, नेगेटिव तो वैसे खत्म हो गया और 1 का स्केयर भी 1 ही होता है। सिमिलरली जो हमने डिटरमिनेंट कैलकुलेट किया उसका आंसर आ गया 45, -48 में से माइनस किया तो हमारे पास आंसर आ गया -3। -3 हमारे पास ओवरऑल आंसर आ गया। कोफैक्टर ऑफ 1 विच इज इक्वल टू B11, यानी कि हमारे पास कोफैक्टर ऑफ 1 B11 का आंसर आ गया -3। अब नेक्स्ट चलते हैं, कोफैक्टर 1 निकाल लिया, अब कोफैक्टर हमें 2 चाहिए। अभी देखें सेकंड जो है हमारे पास, फर्स्ट रो मैंने सिलेक्ट की हुई है ना, क्योंकि मैंने फर्स्ट रो के हिसाब से डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना है। अब मुझे 2 का कोफैक्टर चाहिए। 2 के कोफैक्टर के लिए मैं क्या निकालूंगी, वही फार्मूला लगाऊंगी। मुझे असल में B12 फाइंड करना है, क्योंकि जो 2 है वो इस पोजीशन में लिखा हुआ है, 2 की पोजीशन बनती है 1 2, ये है फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में है, इसलिए B12 को मैंने ऐसे लिखा है 2, ठीक है। अब जो है मैं इसका निकालती हूँ कोफैक्टर। अब B12 का मैं कोफैक्टर निकालती हूँ, ये आप लोग देखें जरा। अब ये देखिए -1, वही मैंने वो जो कोफैक्टर का फार्मूला था मैंने उसमें पुट किया -1, ये आई की जगह 1 लिखा है, जे की जगह 2, i + j 1 + 2, और M12 मैं इसका माइनर कैलकुलेट करूंगी। अब आप लोग माइनर देखें कि M12 हम लोग कैसे आएगा। अब देखें 2 हमारे पास जिस रो में है और जिस कॉलम में वो डिलीट कर देंगे, ये डिलीट की और ये डिलीट किया, पीछे एंट्रीज बची 4 6 7 9, इसका हम डिटरमिनेंट कैलकुलेट करेंगे जिसको हम लोग माइनर कहते हैं। सो आप लोग देख सकते हैं M12 की जगह लिखे मैं लिखा हुआ 4 6 और 7 और 9, ठीक है। अब आप लोग इसका डिटरमिनेंट जो है वो कैलकुलेट करें तो देखिए आपका आंसर क्या आया। अब ये देखिए -1 की पावर 3 थी, अब हमारे पास नेगेटिव है, उसके ऊपर जो पावर है वो हमारे पास ओड है। मैंने को बताया था जब हमारे पास ओड पावर आती है तब नेगेटिव खत्म नहीं होता, जब इवन पावर आती है तब नेगेटिव खत्म होता है। अब नेगेटिव खत्म नहीं होगा, नेगेटिव साथ ही रहा, और 1 की पावर 3 1 ही रही, ठीक है। अब ये देखिए बाकी जो हमारे पास डिटरमिनेंट कैलकुलेट करने से -6 आया, बाई हमारे पास -1 पड़ा हुआ है। नेगेटिव वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगी, -1 मल्टीप्लाई बाय -6 विच इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो कोफैक्टर ऑफ 2 विच इज B12, तो B12 की हमारे पास वैल्यू आ गई है इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब हमारे पास सिर्फ एक एलिमेंट का कोफैक्टर रह गया, वो है 3। अब आप लोग देख सकते हैं मैंने पहले सिलेक्ट की हुई थी रो 1 के हिसाब से मैं सबके कोफैक्टर फाइंड करूँ। मैंने 1 का फाइंड कर लिया है, मैंने 2 का फाइंड कर लिया है, अब मैं 3 जो है उसका कोफैक्टर फाइंड करूंगी, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, 3 का कोफैक्टर फाइंड करती हूँ। अब कोफैक्टर फाइंड करने के लिए पहले मुझे 3 का जो 3 का वो फार्मूला, कोफैक्टर का फार्मूला लगाते हैं। अब ये देखें कोफैक्टर ऑफ 3 इज B13, क्योंकि जो हमारे पास 3 है उसकी पोजीशन क्या बन रही है, हमारे पास 3 की पोजीशन है B13, क्योंकि 3 जो वहाँ पे मैट्रिक्स में लिखा हुआ है वो फर्स्ट रो में और थर्ड कॉलम में, इसलिए इसकी पोजीशन बनी हमारे पास B13। तो उसका कोफैक्टर भी हमारे पास इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे B13 से। वही हमने काम किया -1 और उसके हमने लिखा जी 1 + 3 और हमने माइनर कैलकुलेट कर लिया M13 से। -1 1 + 3 तो ये हमारे पास ऊपर 4 हो गया। अब नेगेटिव है उसकी पावर इवन है तो नेगेटिव हमारे पास खत्म हो जाएगा, और 1 की पावर 4 भी हमारे पास 1 ही आता है, और बाकी आप लोग माइनर कैलकुलेट कर लेंगे। उसी तरह ही हम लोग 3 की जो है वो एंट्रीज आप लोग माइनस कर सकते हैं। आप लोग ये देखें यहाँ पे, अब 3 हम माइनर कैलकुलेट करना है, 3 जिस कॉलम में वो माइनस किया, 3 जिस रो में वो माइनस की, पीछे जो हमारे पास एंट्रीज बच गई हैं हम लोग इसका क्या कैलकुलेट करेंगे, इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करेंगे। और ये देखिए जरा, ये हमने इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट किया है और हमारे पास डिटरमिनेंट हमारे पास -3 आ, ठीक है। ये देखिए वही एंट्रीज मैंने लिखी हुई है, जो हमारे पास बच गई थी वो एंट्रीज हमने इसमें लिखी है, और बाकी हमने इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट किया तो -3 आया, -3 1 से मल्टीप्लाई तो -3 ही रहा है, तो B13 जो हमारे पास है उसकी वैल्यू आ गई -3। अब देखें हमारे पास जो स्टेप्स थे वो हमने सारे पूरे कर लिए। अभी देखें मैंने फर्स्ट रो सिलेक्ट की थी, ठीक है, फर्स्ट रो सिलेक्ट की थी, उसके बाद मैंने क्या किया था, अब मैंने एक काम में हम लोग ना सेकंड स्टेप कर रहे हैं।
सेकंड स्टेप के लिए मैंने सबके कोफैक्टर्स निकाले, 1 का कोफैक्टर भी निकाल लिया, 2 का और 3 का। अब मैं 1 को उसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करूंगी, 2 को मैं उसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करूंगी और 3 को मैं उसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करूंगी। ठीक है, अब मैंने यही करना है ना। देखिए सेकंड स्टेप में मल्टीप्लाई ईच एलिमेंट इन दैट रो बाय इट्स कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। अब मैंने जो रो जो सिलेक्ट की हुई है, अब मैं इनके कोफैक्टर कंप्यूट कर लिए। अब मैं 1 को भी 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी, 2 को भी 2 के साथ और 3 को भी 3 के साथ, और बाद में जो मेरे पास आंसर आएगा उन सबको मैं सम कर लूंगी एंड सम दीज प्रोडक्ट्स टू यील्ड द डिटर्मिनेंट, और मेरे पास डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स बी का डिटर्मिनेंट आ जाएगा। अब ये देखते हैं कि हमारे पास एंड पे क्या हुआ है। आप लोग ये देखें जरा, नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ बी, और इसकी मैंने नोटेशन लिख लिया है। देखें डिटर्मिनेंट की, अब बी 1 मेरे पास बेसिकली 1 है, बी 1 की वैल्यू मेरे पास बेसिकली 2 है, और बी 1 की वैल्यू मेरे पास है 3। और सिमिलरली मैंने साथ साथ इनके कोफैक्टर्स की भी वैल्यू पुट कर ली है। ये देखिए कोफैक्टर बी 1 की जगह -3, बी 1 जो मैंने कंप्यूट किया था 6, और बी 1 ये देखें जरा मैंने कंप्यूट किया था वो -3। अब मैंने प्रोडक्ट ले लेना है और बाद में ये देखें साथ साथ मैं सम ले रही हूँ इनका जो है ना, ये इस फॉर्मूला में मैंने पुट कर दिया। इनके जो है एलिमेंट को उसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई, प्लस सेकंड एलिमेंट कोफैक्टर से मल्टीप्लाई, प्लस थर्ड एलिमेंट कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई। अगर हमारे पास एक और एलिमेंट होता उसी रो के अंदर तो हम उसका जो है वो कोफैक्टर भी निकालते उस एलिमेंट का भी इसमें। सपोज करें कि हमारे पास एक फोर्थ होता तो हम इसको इस तरह लिखते, एक और हम लोग एलिमेंट अगर मैट्रिक्स के अंदर होता तो वो एलिमेंट मल्टीप्लाई होता उसके कोफैक्टर के साथ ऐसे। बस हमने ऐसे इसको क्या करना है, हमने प्रोडक्ट लिया और बीच में हमने उसके क्या किया, सम किया। ठीक है, सम किया हमने, देखिए ये -3 आया, इसको मल्टीप्लाई करने से 12 आया, उसके बाद -9 आया, तो हमारे पास ये भी -12 + 12 बन गया, तो हमारे पास इक्वल टू 0 आ गया। तो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स बी हमारे पास 0 आ गया। अब आप लोग मैंने देखिए फर्स्ट रो से निकाला है, आप लोग किसी भी और रो से ले लें, आप लोग किसी और कॉलम से कंप्यूट कर लें। मैंने तो सिर्फ फर्स्ट रो सिलेक्ट करके की थी, आप लोग चाहें तो आप लोग फर्स्ट कॉलम से कंप्यूट करके देखें, लेकिन आप लोग देखिएगा कि आंसर मेरे पास डिटर्मिनेंट का सेम ही आएगा। आप किसी भी कॉलम से कंप्यूट कर लें, आप चाहे C1 से कंप्यूट कर लें, C2 से आप C2 सिलेक्ट करके कंप्यूट कर लें, जो भी आप लोग रो या कॉलम सिलेक्ट करते हैं उस लिहाज से कोई एक आपने चीज सिलेक्ट करनी है, कोई एक रो, अगर रो नहीं सिलेक्ट करे कोई एक कॉलम कोई सा भी कर लें, उस कॉलम के लिहाज से उसकी एंट्रीज का आप लोग कोफैक्टर्स निकाल लेंगे, फिर यही स्टेप्स फॉलो करेंगे, फिर उस कोफैक्टर्स को उस एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि जिस एंट्री का कोफैक्टर है, और बाद में उनको सम कर लेंगे, तो हमारे पास डिटर्मिनेंट आ जाएगा। ठीक है, आप लोग निकाल के देखिए, आप लोग किसी भी रो का निकाल के देखिए, किसी भी कॉलम से निकाल के देखिए, आपका देखिएगा आपका आंसर भी 0 ही आएगा। ठीक है, आई होप सो आप लोगों को जो है ये क्लियर हो गया हो कि हम लोग कैसे जो है कंप्यूट करते हैं। 2x2 का आपको समझ आ गया है, 1x1 ऑर्डर का समझ आ गया है, और अगर 3x3 या हमारे पास हायर ऑर्डर्स हैं, अब ये जो मैंने प्रोसेस किया है ये मेरे पास हायर ऑर्डर का है कि जिसमें मेरे पास 2 से ग्रेटर जितने भी मैट्रिसेस हैं, यानी जिनका ऑर्डर 2x2 3x3 है या 4x4 है, यानी 2 से ग्रेटर है, उनका मैट्रिसेस का हम लोग यही तरीका जो है ना वो उसको यूज करेंगे। ठीक है, यही मेथड अप्लाई करेंगे हम लोग, इसी मेथड से हम लोग उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। इसी मेथड से करेंगे। आई होप सो आपको इसकी चीज़ें जो हैं वो कुछ क्लियर हो चुकी हैं। आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग की जो है ना जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी चीज़ें आपकी पक्की होती जाएंगी। और अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके बाद मैं आपको एक इजी मेथड करवाऊंगी 3x3 मैट्रिक्स का, कि हम लोग 3x3 मैट्रिक्स एक इजी तरीके से भी कर सकते हैं। आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं एक आसान तरीके से डिटर्मिनेंट निकालना भी सिखाऊंगी। ठीक है, ओके, फिर अल्लाह हाफिज़। आई होप सो आपको सब समझ आया हो। अल्लाह हाफिज़।